हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इको जर्नी। मैं हूं प्रियंका और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस ईवीएस की चैप्टर वाइज क्लासेस। आज हमारा फोकस है फर्स्ट बुक MEV 11 की यूनिट 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंस। लास्ट वीडियो में हमने इस बुक के कंप्लीट सिलेबस को डिकोड किया था और ये भी समझा था कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। ये क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैंने इग्नू के ऑफिशियल स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से वेरीफाई किया है सो दैट हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। यूनिट 1 देखने में बेसिक सी लगती है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स में इस यूनिट से बार बार 10 मार्क्स के स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज हम स्ट्रिक्टली उन्हीं पैरामीटर्स पर बात करेंगे जो आपको एग्जाम में सॉलिड पॉइंट्स दिलवाएंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि एमएससी लेवल पर एनवायरनमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है। एनवायरनमेंट फ्रेंच के वर्ड एनवायरनर से बना है, जिसका मतलब है टू सराउंड, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को हमें अलग अलग हायरार्कियल स्केल्स पर समझना होता है। फर्स्ट इज़ एट द स्केल ऑफ अर्थ, जहां हम प्लैनेट के पूरे जियोकेमिकल सिस्टम को एक साथ देखते हैं। सेकेंड इज़ एट द स्केल ऑफ इकोसिस्टम्स, जहां लोकल कम्युनिटीज़ और फिजिकल क्लाइमेट का रिलेशनशिप होता है। एंड थर्ड इज़ एट द स्केल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जहां एक सिंगल लाइफ फॉर्म अपने इमीडिएट माइक्रो एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज एक्सचेंज करती है। एनवायरनमेंट कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, ये कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन में रहता है, क्योंकि इसमें मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज लगातार होता रहता है। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो डायरेक्ट एग्जाम में डायग्राम के साथ पूछा जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एनवायरनमेंट को दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्टली कंपोनेंट्स, दैट इज़ बायोटिक एंड एबायोटिक, एंड सेकेंडली मेजर अर्थ स्फीयर्स, दैट इज़ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, जैसे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, मिनरल्स, और बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स एट्सेट्रा। और फिजिकल एनवायरनमेंट के इन चारों मेजर डोमेन्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम में इनकी कोड डेफिनेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले है लिथोस्फीयर। ये अर्थ की सबसे आउटरमोस्ट सॉलिड लेयर यानी क्रस्ट है, जो रॉक्स और सॉइल मिनरल्स से बनी हुई है। इसका मेन काम लाइफ को एक स्ट्रक्चरल फाउंडेशन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है। सेकेंड इज़ हाइड्रोस्फीयर। अर्थ पर जितना भी पानी प्रेजेंट है, चाहे वो लिक्विड हो, आइस हो या वाटर वेपर हो, वो सब हाइड्रोस्फीयर में आता है। ये हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए एक ग्लोबल थर्मल बफर का काम भी करता है। थर्ड है एटमॉस्फेयर। ये हमारी अर्थ के चारों तरफ गैसेस का एक ऐसा प्रोटेक्टिव एनवेलप है जो ग्रेविटी की वजह से टिका हुआ है। ये हार्मफुल रेडिएशंस को इंसुलेट करता है और लाइफ सपोर्टिंग गैसेस प्रोवाइड करता है। और फोर्थ है बायोस्फीयर। फाइनली जहाँ ये तीनों स्फीयर्स, दैट इज़ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उस नैरो लाइफ सपोर्टिंग जोन को हम बायोस्फीयर कहते हैं। एमएससी के पेपर में आपको इन चारों स्फीयर्स की इंटरकनेक्शन का एक नीट फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना है। जब हम इनके डोमेन्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर। इग्नू के जून 2023 के पेपर में डायरेक्ट पूछा गया था कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स को डायग्राम के साथ समझाओ, तो ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट लेयर इज़ ट्रोपोस्फियर। ये सबसे पहली और लोएस्ट लेयर है जहाँ हम रहते हैं। सारे वेदर फिनोमेनाज लाइक क्लाउड फॉर्मेशन और रेन ये इसी लेयर में होते हैं। जब हम बारिश, आंधी या थंडर स्टॉर्म देखते हैं ना, तो ये सब ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। इसमें ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम होता है। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेटोस्फियर। ये ट्रोपोस्फियर के ठीक ऊपर होती है। इस लेयर के सबसे खास बात ये है कि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, जो सन की हार्मफुल यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। इसमें ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। नेक्स्ट इज़ मेसोस्फियर। ये सबसे ठंडी, दैट इज़ कोल्डेस्ट लेयर होती है, जहाँ मिटियोर्स आकर बर्न होते हैं। फिर आता है थर्मोस्फियर। इस लेयर में टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसी में आयनोस्फियर होता है, जो रेडियो कम्युनिकेशंस में हेल्प करता है। एग्जाम में आपको बिल्कुल इसी ऑर्डर में लेयर्स का एक नीट लीनियर वर्टिकल डायग्राम बनाना है सो दैट आपको फुल मार्क्स मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं इस यूनिट के उस क्वेश्चन की जो लगातार प्रीवियस ईयर पेपर्स में रिपीट होता आ रहा है। डिस्कस द मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएससी लेवल के आंसर में आपको बताना है कि एनवायरमेंटल साइंस कोई सिंगल इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन नहीं है, बल्कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम है। किसी भी एनवायरमेंटल क्राइसिस जैसे क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने के लिए हमें अलग अलग फील्ड्स की इंटीग्रेशन चाहिए होती है। इसे हम एक रियल एग्जाम्पल से समझेंगे, लाइक फिजिकल साइंस है। ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशंस और हीट मॉनिटरिंग समझने के लिए हमें फिजिक्स और एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है।
नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल साइंसेज, उस बढ़ते टेम्परेचर का क्रॉप्स और मरीन लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है, ये समझने के लिए बायोलॉजी और इकोलॉजी काम आती है। एंड लास्ट इज सोशल एंड पॉलिसी साइंसेज, पॉल्यूशन को रोकने के लिए रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बनाना, ग्रीन इकोनॉमिक्स का कैलकुलेशन करना और रूल्स इम्प्लीमेंट करना, ये सोशल साइंस और लॉ का हिस्सा है। इसीलिए टेक्स्ट बुक में भी बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि बिना मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के हम किसी भी रियल वर्ल्ड एनवायरमेंटल इशू का असेसमेंट या सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। इसी वजह से एनवायरमेंटल साइंस को इंटीग्रेटेड साइंस भी कहा जाता है। इस यूनिट का एक और मेन लर्निंग पॉइंट है एनवायरमेंटल साइंस को उसके रिलेटेड फील्ड्स के साथ डिस्टिंग्विश करना। इकोलॉजी एक स्पेसिफिक ब्रांच है बायोलॉजी की, जहां हम सिर्फ ऑर्गेनिजम्स और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस को सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ focuses more on awareness, policy management and human dimensions, whereas environmental science emphasizes scientific investigation, experimentation and quantitative analysis. तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो टॉपिक्स आज हमने इस सिंगल वीडियो में कोर लेवल पर कवर किए हैं ना, वही डायरेक्टली आपके एग्जाम पेपर्स में 10-10 मार्क्स के पूछे गए हैं। अगर आपने ये स्ट्रक्चरल डिटेल्स नोट कर ली हैं तो समझ जाइए यूनिट 1 से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ईजिली हैंडल कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप है, अगर एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन आए तो सिर्फ पैराग्राफ मत लिखिएगा, एक नीट एंड लेबल्ड वर्टिकल डायग्राम ज़रूर बनाइए। डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन से प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है। तो ये थी हमारी MEV 11 की यूनिट 1 जो कि पूरे टेक्स्ट बुक अलाइनमेंट के साथ कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट स्टडी टिप, सिर्फ लेक्चर देखना सफिशिएंट नहीं है। जब भी मेरी क्लास देखें अपनी इग्नू सेल्फ लर्निंग मटेरियल या एक नोटबुक अपने पास ज़रूर रखें। जैसे जैसे लेक्चर चलता है वैसे वैसे मेन हेडिंग्स, कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते रहिए। अगर ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज करके डायग्राम्स भी नीटली बना लीजिए। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद एक बार अपने नोट्स को खुद से रिवाइज़ करिए, इससे कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे और रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और एक बात, अपने नोट्स कभी भी कॉपी पेस्ट मत करिए, उन्हें हमेशा अपनी लैंग्वेज में लिखिए। जब आप खुद लिखते हैं ना तब कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं। अगर आप हर यूनिट के इसी तरीके से नोट्स बनाते रहेंगे तो कोर्स कंप्लीट होते होते आपके पास एक कंप्लीट हैंड रिटन रिवीजन नोटबुक रेडी हो जाएगी और एग्ज़ाम के टाइम वही नोटबुक आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी बनेगी। मैं पूरी MSc जर्नी में स्टेप बाय स्टेप आपके साथ हूँ। हम साथ में सीखेंगे, समझेंगे और इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में MEV 11 की यूनिट 2 ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट के साथ, जहां हम पॉपुलेशन डायनामिक्स और रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन को डेप्थ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।